हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने बात किया था कि इस चैनल पे सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग की भी बात करेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के केस में मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है ETF। ETF को कहते हैं, ETF इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली एक टाइप का समझिए कि जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि मल्टीपल कंपनीज़ में एक बार में लगाते हैं। एक फंड के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है, वैसे ही ETFs होते हैं। तो ETF जो होता है ये किसी बेस पर बना हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप निफ्टी 50, जैसे निफ्टी 50 का ETF है, तो ये ETF क्या करता है, निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। फॉर एग्जांपल, निफ्टी 50 ऐसे करके जा रहा है। मान लीजिए निफ्टी 50 ये 23,000 पे था और ये 25,000 पे जा रहा है। ठीक है, तो 23,000 पे हो सकता है ये ETF का प्राइस। अब ETF का भी एक प्राइस होता है जो कि निफ्टी 50 से अलग हो सकता है। ETF का प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 20 था। ठीक है, तो चलिए सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 20,000 से ये 25,000 चला गया। ठीक है, तो जो 5,000 का डिफरेंस है, आप इसको ऐसे करिए 20,000 इंटू 100। ठीक है, तो आप देखिए कि ये कितना यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, तो ये 25% इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, 25% इंक्रीज़ हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर ETF का भी कुछ प्राइस होता है, ये अलग हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर ETF जो था उस समय 40 रुपये का था। ठीक है, निफ्टी 50 का ही ETF है, बट ये 40 रुपये का है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ से जैसे ये 40 रुपीज़ का था, तो अब ये क्योंकि वो इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि निफ्टी 50 भी इंक्रीज़ हो गया 25%, तो ETF का भी प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, 0.25 इंटू 40 आप कर लीजिए, 2.5 इंटू 4, तो 10 रुपया बढ़ जाएगा। यानी कि अभी ये जो था 40 रुपीज़ चल रहा था, तो अब ये 50 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से क्या होगा कि ETF का भी प्राइस इंक्रीज़ होता रहेगा अकॉर्डिंग टू जो भी आपका इंडेक्स है। तो इसी तरीके से ETF बहुत सारे होते हैं, निफ्टी 50 के ETF हो सकते हैं। अब ये ETF जो है ये अलग अलग कंपनीज़ जो है वो रिलीज़ करती है। अब जैसे निप्पन इंडिया है, ठीक है, टाटा का हो सकता है, या फिर आपका DSP का हो सकता है। इस तरह करके बहुत सारी कंपनीज़ होती है, ये म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि ETF जो है वो रिलीज़ करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आप किसी भी ETF को ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर आप उसमें लिक्विडिटी देख रहे हो तो ज़्यादा बायर सेलर जिसमें होंगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर भी आप ले सकते हो। तो वो आपको आप चेक कर सकते हो इंडिविजुअल ETF को देख करके। ठीक है, तो अब ETF में लगाने का एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो एडवांटेज इसका क्या होता है कंपेयर टू स्टॉक्स। ठीक है, मान लीजिए आप डायरेक्टली आप स्टॉक में भी तो लगा सकते हो। निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, तो आप रिलायंस में क्यों नहीं लगाओ। ठीक है, अब रिलायंस में भी तो लगा सकते हो। मैं निफ्टी 50 में नहीं लगाऊँ तो रिलायंस में लगा लूँ। तो इसके ऊपर एडवांटेज क्या है निफ्टी 50 में लगाने का, तो एडवांटेज सबसे पहले क्या है कि इसमें बहुत सारी कंपनीज होती है, तो बास्केट ऑफ कंपनीज है। ठीक है, तो ये एडवांटेज कैसे है, इससे क्या हो गया, आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप एक कंपनी में लगाओगे तो आप उस कंपनी का रिस्क ले रहे हो। रिलायंस में आप लगा रहे हो तो रिलायंस का रिस्क ले रहे हो। मान लीजिए कल कुछ हो जाता है ऐसा जिसकी वजह से रिलायंस के शेयर जो है धड़ल्ले से गिर रहे होते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो निफ्टी 50 क्या करेगा, निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल NSE डिसाइड करता है कि हम निफ्टी 50 में अब रिलायंस को नहीं रखेंगे। ठीक है, कल वो डिसाइड करता है कि हम रिलायंस को नहीं रखेंगे क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया है। ठीक है, निफ्टी 50 में कोई नया स्टॉक आ गया जिसकी वजह से अब रिलायंस रिप्लेस हो गया। तो अब क्या है, निफ्टी 50 तो रिलायंस तो भले गिर रहा है, लेकिन निफ्टी 50 आप देख रहे हो मार्केट में फिर भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि उसने रिलायंस को हटा दिया, कोई और कंपनी आ गई है, वो कंपनी का कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से आपका निफ्टी 50 भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि कोई भी इंडेक्स होता है वो ऊपर ही जाते रहता है। ठीक है, वो नहीं गिरता है। जबकि एक कंपनी का स्टॉक आप देखोगे कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, तो कभी बहुत ज़्यादा गर्त में चला जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों से आप बच सकते हो। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करके, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज रहती है, तो ये अल्टीमेटली आपको ऊपर जाते हुए ही दिखता है। तो आप किसी एक कंपनी का रिस्क नहीं ले रहे होते हो। तो वही ये बास्केट ऑफ कंपनीज होती है जिसकी वजह से आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, रिस्क आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और जो तीसरा एडवांटेज जो है वो ये है कि आपको इसको कंटिन्यूसली ट्रैक नहीं करना होता है। ठीक है, नो नीड टू ट्रैक कंटिन्यूसली। ठीक है, अब कंपनीज़ के केस में क्या होता है कि आपको कंटिन्यूसली उसको ट्रैक करते रहना होता है,
कि जैसे आपने रिलायंस का शेयर लिया हुआ है या मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर लिया हुआ है, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली देखते रहना है न्यूज़ में कि टाटा मोटर्स के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या फिर इसकी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं मार्केट में। अगर नहीं कर रही है तो फिर आपको शेयर निकालना है या नहीं। आपके पास अभी मान लीजिए 20% प्रॉफिट चल रहा है, तो क्या आप 20% प्रॉफिट पे निकाल लोगे, या आप 50% प्रॉफिट का और वेट करोगे, या फिर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना है, आपको रहना है या नहीं है। क्योंकि कंपनीज़ का परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो सकता है। कंपनी जो है किसी के साथ मर्ज हो जाती है, कभी कंपनी जो है स्पिन ऑफ हो जाती है, मतलब अपने पेरेंट कंपनी से अलग हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें मार्केट में होते रहती है। तो आपको इस चीज़ को ट्रैक करते रहना पड़ता है। अदरवाइज़ आपका जो कंपनी जो है आपके पोर्टफोलियो में है, अगर उसका कुछ भी जो है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जो है, जो फंडामेंटल चीज़ें जो देखी जाती है, वो अगर चेंज हो गया मार्केट में, ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर कुछ भी निगेटिव इम्पैक्ट आया, तो आपको वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या मैं इस कंपनी से निकल जाऊँ, क्या नहीं निकलूँ। तो क्योंकि इसमें अब बहुत सारी कंपनी है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में, तो आपको कंटिन्यूसली उसको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाने वाला ही है, ठीक है। भले वो कोविड में गिर जाए या कोई और ऐसा सिचुएशन आ जाए जैसे 2008 था, उस समय गिर जाए, लेकिन ये अल्टीमेटली क्या होगा, बाद में वापस से ऊपर जा करके चला जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में ये सेटबैक्स आते रहते हैं, हर 10 साल में कुछ ना कुछ सेटबैक आते ही रहता है। अगर आप देखो तो 2008 में आया, 2020 में आया, इससे पहले .com बबल आया था 2001 के टाइम में, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आते ही रहती है स्टॉक मार्केट में, ये कभी ना कभी आएगा ही, और उसके बाद फिर मार्केट जो है दोबारा से ऊपर भी चला जाएगा। और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ रहती है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लार्ज कैप कंपनीज़ है, वो भी मोस्टली जो है ये सब टाइम में खड़ी ही रहती है, ठीक है। वो भी गिरने के बाद वापस से उठ जाती है। बट एक कंपनी के ऊपर रिस्क लेने से बेटर है कि आप जो है मल्टीपल कंपनीज़ पर रिस्क ले रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है इसका मैं बताता हूँ। डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी के स्टॉक से ये थोड़ा सा धीरे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ कंपनी जो है मल्टी बैगर बन जाती है, 100% रिटर्न एक साल में, लेकिन इसका क्या है कि निफ्टी 50 जो है एवरेज जो है 12 से 14% रिटर्न दे रही है हर साल में, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसी तरीके का रिटर्न आपको कंटिन्यूसली हर साल एक्सपेक्ट करना है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि 100% रिटर्न मिल जाए, 200% रिटर्न मिल जाए, तो ये ETF के केस में नहीं होगा, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, जो लोग मतलब अपने ऑलरेडी एज में पहुंच चुके हैं, फॉर एग्जांपल 70-80+ ईयर्स के हैं, ठीक है, और वो नहीं चाहते हैं किसी भी टाइप का फाइनेंशियल सेटबैक मैं झेलना चाहूँ, तो वो जो है इनको अवॉइड कर सकते हैं। ETF छोड़िए, वो स्टॉक मार्केट को ही अवॉइड कर सकते हैं। 70-80+ ईयर्स ऑफ एज है और तो बिना मतलब का इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना का कोई फ़ायदा नहीं है। FD वगैरह या फिर बैंक अकाउंट में रख के ही वो अपना मतलब काम चला सकते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि उनको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल जाएगा एक साल में, क्योंकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो आता है तो वो बता कर नहीं आता, और वो मतलब 10 साल में कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी उतना एज हो चुका है तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगा 50-60 के ईयर्स ऑफ एज तक भी किया जा सकता है एक हद तक, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट तो यही कि जब आप अर्ली एजेस में हो, जब आप कमा रहे हो, ठीक है, 20-30 के एज में हो या 40 के भी एज में हो, ठीक है, इन सब टाइम्स में आप इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए। उसके बाद जा कर के आपको मतलब जब आप जिस समय पे आप 50-60-70-80 या कुछ भी इस टाइप के एज पर पहुंचोगे, तब तक आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा कॉर्पस हो चुका होगा। आप ऑलरेडी ये सब जो सेटबैक्स है, जो 10-10 साल में जो छोटे मोटे फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, इसको भी आप झेल चुके होगे। आपको पता होगा, आप ऑलरेडी मैच्योर हो चुके होगे, समझ चुके होगे कि मार्केट में ये छोटी मोटी चीज़ें आते रहती है, और वही मेन समय होता है जिस समय इन्वेस्ट करना होता है। अगर उस टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया तो जो रिटर्न्स है वो ऑब्वियसली बड़े बड़े होकर के निकलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये था ETF इन्वेस्टिंग के बारे में। अगर आपको कुछ और जानना है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ रहता है, आप उस फॉर्म पे भर सकते हो, या फिर आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। फॉर्म का लिंक इसलिए मैंने दिया हुआ है क्योंकि बहुत लोग पब्लिकली नहीं लिखना चाहते हैं, या पब्लिकली जो है अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, पर्सनली कुछ चीज़ें बात करना चाहते हैं या फिर ओपिनियन देना चाहते हैं, तो फॉर्म का लिंक इसीलिए मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।